बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और डॉन वर्चुअल एकेडमी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये आज की हमारी तीसरी वीडियो है इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज के हवाले से। इस वीडियो में हम मॉडर्न एज से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं इसको मैं यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ। जो हमारा पार्ट 1 था वो रोमांटिक एज से रिलेटेड था, जो पार्ट 2 है वो हमारा विक्टोरियन एज से रिलेटेड है। और ये इंग्लिश लिटरेचर के जो एमसीक्यूज की वीडियोस हैं, ये लेक्चर इन इंग्लिश के जितने भी टेस्ट हैं, ख्वाह वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, या केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के हो, या ईटा के थ्रू जो टेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल डॉन वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी इस मॉडर्न एज के हवाले से पहला क्वेश्चन, और इस सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 61। द नॉवल ऑफ लॉरेंस विच वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट वाज, लॉरेंस का वो कौन सा नावल था जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया था? सन्स एंड लवर्स, वीमेन इन लव, लेडी चैटरलेज लवर, द रैम्बो। तो ये सारे डी.एच. लॉरेंस के नावल्स हैं, और इसमें ये लेडी चैटरलेज लवर जब ये 1927 में पब्लिश हुआ था तो इसको गवर्नमेंट ने बैन किया था। फिर इसके बाद 1960 में ये बैन जो था ये उठाया गया। तो डी.एच. लॉरेंस का जो नावल गवर्नमेंट ने बैन किया था वो लेडी चैटरलेज लवर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेडी चैटरलेज लवर। Question number 62. Jude the Obscure is a comedy, tragedy, romance, farce या tragic comedy। तो ये जूड दी ऑब्सक्योर जो है ये हार्डी का नावल है, और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि हार्डी अगरचे वो विक्टोरियन एज में है और मॉडर्न एज में वो इंटर करता है, लेकिन उसके नावल्स जितने भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्निज़म के जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो जदीद रिसर्च के मुताबिक उसको मॉडर्न एज में भी कंसीडर किया जाता है। तो ये उसका इंतहाई इंपॉर्टेंट नावल है जूड दी ऑब्सक्योर, और ये उसकी ट्रेजेडी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 63। जॉन बुल्स अदर आइलैंड इज रिटन बाय जी.बी. शाह, ऑस्कर वाइल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे या सैमुअल बेकेट, या नन ऑफ दीज। यहाँ पर ये वो पहला टितोनस रह गया है। तो जॉन बुल्स अदर आइलैंड इज रिटन बाय जी.बी. शाह। ये जी.बी. शाह ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, मॉडर्न एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले राइट है। तो जॉन बुल्स अदर आइलैंड इज रिटन बाय जी.बी. शाह। क्वेश्चन नंबर 64। हेनरी हिगन इज अ कैरेक्टर इन पिग्मैलियन, सेंट जॉन, मेजर बारबरा, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन। तो ये प्लेज जो हैं ये जी.बी. शाह के हैं, और इन प्लेज में हेनरी हिगन्स जो हैं ये पिग्मैलियन में एक करेक्टर हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पिग्मैलियन, या ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65। A Farewell to Arms is a novel by William Faulkner, Ernest Hemingway, James Joyce, Virginia Woolf और E.M. Forster। तो A Farewell to Arms जो हैं ये अमेरिकन मॉडर्न राइटर हैं, नावलिस्ट हैं हेमिंगवे। तो ये उसका नावल है A Farewell to Arms। Which of the following is not a novel by Hemingway? The sun also rises, for whom the bell tolls, the old man and the sea। तो जिस तरीके से ये Farewell to Arms, the sun also rises, for whom the bell tolls, the old man and the sea, ये सारे हेमिंगवे के नावल हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन डी जो है ग्रेट गैट्सबी, ये फिट्जजेरल्ड का नावल है जो 1925 में पब्लिश हुआ था। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो डी है, ग्रेट गैट्सबी, कि ये हेमिंगवे का नावल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है ग्रेट गैट्सबी या ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67। फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, T.S. एलियट, यीट्स और ऑर्डन और नन ऑफ दीज। तो ये फायर एंड आइस जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
Question number 68. Good fancies make good neighbors is taken from Revelation. ये Revelation, Mending Wall, Posture, Birches, ये भी सारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स हैं। तो इसमें ये लाइन जो है गुड फैंसीज में गुड नेबर्स, ये मेंडिंग वॉल से लिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, मेंडिंग वॉल। क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट कम फ्रॉम आयरलैंड? इनमें से कौन सा राइटर हैं जो आयरलैंड से नहीं था? तो अगर हम देखिए, W.B. यीट्स जो था वो भी आयरलैंड से था, जेम्स जॉयस जो था वो भी आयरलैंड से था, सिमस हेने भी आयरलैंड से था और ऑस्कर वाइल्ड भी आयरलैंड से था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ये आयरलैंड से थे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सारे आयरलैंड से ताल्लुक़ रखते थे। Eliot worked for Faber and Faber as an assistant, as a director, as a writer, as an editor, or none of these. तो T.S. Eliot जो था वो फेबर एंड फेबर के लिए एज एडिटर काम करता था। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो है डी, एडिटर। क्वेश्चन नंबर 71. April is the cruelest month is taken from the Westland, East Cocker, the Hollow Man, Love Song of J. Alfred Prufrock, Ash Wednesday। तो ये T.S. Eliot के डिफरेंट पोएम्स हैं और ये अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ इंतहाई इम्पॉर्टेंट लाइन है, वेस्टलैंड के स्टार्ट लाइन्स हैं। तो ये वेस्टलैंड से लिए गए, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। Things Fall Apart is a line from Yeats among the school children. Yeats Byzantium, The Second Coming, The Second Troy, Selling to Byzantium। तो ये Yeats के मुख्तलिफ पोएम्स हैं और Things Fall Apart ये सेकेंड कमिंग से लिया गया है। Turning and Turning in the Winding Jar, The Falcon Cannot Hear to the Falconer, Things Fall Apart। तो ये वो सेकेंड कमिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोएम है Yeats का, वहाँ से ये लिए गए हैं। और ये Things फॉल अपार्ट का जो टाइटल था ये चिन्वाई अचीबी ने अपने नावल के लिए भी लिया था और इस नावल का नाम भी थिंग्स फॉल अपार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल भी है। तो पोएम में ये लाइंस जो हैं ये T.S. Eliot के हैं, द सेकंड कमिंग्स। क्वेश्चन नंबर 73. द पोएट हु बिलीव्ड दैट अ हार्ड क्लियर इमेज वाज एसेंशियल टू वर्स वर कॉल्ड सिंबलिस्ट्स, सोरलिस्ट, क्यूबिस्ट, इमेजिस्ट, इमेजिनिस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा उसकी वजाहत करता जाऊँ कि ये सिंबलिज्म जो था ये मॉडर्न एज का एक मोमेंट था, एक फिनोमेना था। सोरलिज्म, क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म, एब्सर्डिज्म वगैरह इस किस्म के ये मुख्तलिफ किस्म के ये मोमेंट्स थे, मुख्तलिफ फिनोमेनॉन्स थे जो कि मॉडर्न एज में कन्वर्ज कर जाते हैं। तो इसमें पोइट्री से रिलेटेड जो पोइट्स थे जो ये समझते थे कि वर्स के लिए जो इमेज हो वो हार्ड और क्लियर हो, तो फिर उस मोमेंट को इमेजिज्म कहते हैं और उन पोइट्स को इमेजिस्ट्स कहा जाता है। और यहाँ पर ये एक लफ्ज़ है इमेजिनिस्ट, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, ये इमेजिनिस्ट बिल्कुल वर्ड है ही नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इमेजिस्ट। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। द पोएट हु बिलीव्ड दैट ए हार्ड क्लियर इमेज वाज एसेंशियल टू वर्स वर कॉल्ड इमेजिस्ट्स। Question number 75. Murder in the Cathedral is written by Shakespeare, Marlowe, T.S. Eliot, Oscar Wilde, none of these. Murder in the Cathedral बहुत ही important प्ले है, वर्स प्ले है T.S. Eliot का। तो ये Murder in the Cathedral is written by T.S. Eliot, C जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Question number 75. Which of the following is not associated with high modernism in novel? नावल यानी हाई मॉडर्निज्म से रिलेटेड जो नावल थे इनमें से कौन सी चीज़ हैं जो उनके साथ रिलेटेड नहीं है? तो अगर हम देखें कि मॉडर्न एज में जो नावल था उसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस उसमें था, फ्री इनडायरेक्ट स्टाइल भी है उसमें, इसमें ओपन एंडिंग भी है, इसमें मैथिकल मेथड का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नैरेटिव रियलिज्म उसमें नहीं है। क्योंकि रियलिज्म जो है बेसिकली उसका जो फंक्शन होता है वो एक्सटर्नल की चीज़ों को एक्यूरेटली बयान करने पर होता है, उसका जो फोकस होता है ऑब्जेक्टिविटी पर होता है। लेकिन मॉडर्न एज में जब हम आते हैं तो इसमें जो सारा फोकस है वो सब्जेक्टिविटीज़ पर है।
और इन सब्जेक्टिविटीज़ में फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इनडायरेक्ट स्टाइल या ओपन एंडिंग, मिथिकल मेथड, ये सारे यूज़ होते हैं। और ये नैरेटिव रियलिज्म जो था ये विक्टोरियन नावल के साथ उसका ताल्लुक है। तो यहाँ पर ये नैरेटिव रियलिज्म वाहिद एक ऐसा ऑप्शन है जिसका ताल्लुक हाई मॉडर्निज्म इन नावल उनके साथ नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो नैरेटिव रियलिज्म इस क्वेश्चन का बनता है ई। क्वेश्चन नंबर 76, हु बिलोंग्स टू द एब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा। ये एब्सर्डिज्म जिस तरह पहले मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन किया कि ये मुख्तलिफ मोमेंट थे जो मॉडर्न एज में थे। तो इसमें एब्सर्डिज्म से रिलेटेड, जो ड्रामे से रिलेटेड एब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा जिसको कहते हैं, उनके साथ कौन रिलेटेड था? जी.बी. शॉ था, या सैमुअल बेकेट था, या हेरोल्ड पिंटर था। ये हेरोल्ड पिंटर ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिटिश प्लेयर आए थे जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, T.S. एलियट। तो इसमें ये एब्सर्डिज्म के साथ जो रिलेटेड हैं या एब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ जो रिलेटेड हैं वो हैं सैमुअल बेकेट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसका वो है बी, बेकेट। Question number 77, how did one critic sum up Samuel Beckett's Waiting for Godot? वेटिंग फॉर गोडो ये सैमुअल बेकेट का प्ले है, इम्पॉर्टेंट प्ले है। तो किसी क्रिटिक ने उसके हवाले से ये कहा था कि नथिंग हैपन्स ट्वाइस। उस क्रिटिक का सही एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ ये उसके जो रिमार्क्स थे, नथिंग हैपन्स ट्वाइस। तो हाउ डिड वन क्रिटिक सम ऑफ सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नथिंग हैपन्स ट्वाइस ये सही ऑप्शन है। पॉलिटिकल करेक्टनेस गॉन मैड, किचन सिंक ड्रामा, या एंग्री यंग मैन, या बेटर देन गेट्स ये नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नथिंग हैपन्स ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 78, टू द लाइट हाउस इज रिटन बाई D.H. लॉरेंस, डेलन थॉमस, अर्नेस्ट हेमिंगवे, या वर्जीनिया वुल्फ, या E.M. फोस्टर। तो टू द लाइट हाउस जो है ये वर्जीनिया वुल्फ का इम्पॉर्टेंट नावल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, वर्जीनिया वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 79, यूलिसीज द नावल इज रिटन बाई। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ कि यूलिसीज जो हैं ये हमने इससे पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक यूलिसीज पोएम का नाम है जो कि टेनिसन का है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो नावल से रिलेटेड है कि यूलिसीज द नावल इज रिटन बाई जेम्स जॉयस, हॉर्डी, लॉरेंस, जॉर्ज ऑरवेल और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जेम्स जॉयस। ये यूलिसीज द नावल इज रिटन बाई जेम्स जॉयस। Question number 80, Sigmund Freud is associated with analytical psychology, psychoanalysis, cognitive psychology, behavioral psychology or none of these। तो सिगमंड फ्रॉयड जो कि मॉडर्न एज का इंतहाई एक अहम और इम्पॉर्टेंट साइकाट था, तो उसका जो आप उसको डिसिप्लिन कहें या फील्ड कहें वो साइको एनालिसिस हैं, जो बाद में लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड साबित हुआ। तो सिगमंड फ्रॉयड इज एसोसिएटेड विद साइको एनालिसिस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज द मैगली और फेबरो टू होम द वेस्टलैंड वाज डेडिकेटेड। जब वेस्टलैंड स्टार्ट होता है तो वहाँ पर मैगलियर फेबरो को ये डेडिकेट किया जाता है। तो ये मैगलियर फेबरो द मैग्निफिसेंट, द ग्रेट पर्सन, वो कौन है जो T.S. एलियट ने जिसको ये वेस्टलैंड डेडिकेट किया था? तो ये एजरा पाउंड है, या गर्ट्रूड स्टेन है, या W.H. ऑर्डन है, या अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, या नन ऑफ दीज हैं। तो ये एजरा पाउंड है जिसको उन्होंने ये द वेस्टलैंड डेडिकेट किया था और वहाँ पर उसके लिए मैगलियर फेबरो वर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, फ्रॉम वेयर डिड एलियट बोरो द ओरिजिनल टाइटल फॉर द वेस्टलैंड ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। वेस्टलैंड का जो ओरिजिनल टाइटल था वो ये था, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। तो ये टाइटल T.S. एलियट ने कहाँ से लिया था? पॉपुलर म्यूजिक हॉल सॉन्ग था, वहाँ से लिया था, या जेम्स जॉयस के फेनिगन्स वेक से लिया गया था? यूलिसीज और फेनिगन्स वेक जो हैं ये जेम्स जॉयस की इम्पॉर्टेंट नावल हैं। या चार्ल्स डिकन के और म्यूचुअल फ्रेंड से लिया गया है, या मार्क ट्वेन के हैकलबरी फिन से लिया गया है। तो ये जो T.S. एलियट ने ये टाइटल लिया था ये चार्ल्स डिकन के और म्यूचुअल फ्रेंड से लिया है।
लिया था। बाद में उन्होंने उसका टाइटल चेंज किया और इसका नाम या टाइटल द वेस्टलैंड हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, चार्ल्स डिकन्स नावल और म्यूचुअल फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 83, विच पोएम इज रेफर टू एज एलियट कन्वर्जन पोएम। एलियट जब एंग्लिकन चर्च में आया तो ये उनमें इन पोएम्स में से वो कौन सा पोएम है जिसके लिए कहा जाता है कि ये उसका कन्वर्जन पोएम है। हेलो मैन नहीं है, एश वेंसडे ये है, द जर्नी ऑफ मैगी नहीं है, पर फ्रॉक नहीं है, एनिमल नहीं है। तो एश वेंसडे जो है ये एलियट की का कन्वर्जन पोएम कंसिडर किया जाता है कि ये उसका कन्वर्जन पोएम है। क्वेश्चन नंबर 84, हु कॉइन्ड द फ्रेज लास्ट जनरेशन। लास्ट जनरेशन ये जो मॉडर्न एज से रिलेटेड थे, फिट्जजेराल्ड था, हेमिंगवे था, गर्ट्रूड स्टेन था। गर्ट्रूड स्टेन थी ये असल में फीमेल राइटर थी, गर्ट्रूड स्टेन। तो ये वर्ड किसने कॉइन किया था? तो ये गर्ट्रूड स्टेन ने कॉइन किया था इस वर्ड को। और ये राइटर्स जो थे अक्सर अमेरिकन राइटर्स थे और वो यूरोप में आए थे और पेरिस में उनका स्टे था। तो यहाँ पर ये गर्ट्रूड स्टेन ने ये वर्ड कॉइन किया था, लास्ट जनरेशन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, गर्ट्रूड स्टेन। क्वेश्चन नंबर 85, नेटिव सन इज रिटन बाई। नेटिव सन 1940 में पब्लिश हुआ था। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट नावल था, अमेरिकन राइटर रिचर्ड राइट ने लिखा था। तो इसकी जो ऑप्शन है जीन टूमर, रिचर्ड राइट, रैल्फ एलिसन, स्टीफन क्रेन या जेम्स बाल्डविन। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है रिचर्ड राइट। नेटिव सन इज रिटन बाई रिचर्ड राइट। Question number 8, who was the first black woman who won the Nobel Prize for Literature। तो वो ब्लैक वोमेन कौन थी जिसको पहली मरतबा द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था? टोनी मॉरिसन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अमेरिकन नावलिस्ट थी। अभी हाल ही में 5 अगस्त 2019 में उसकी डेथ हो गई है, हैरियट बीचर स्टो। ये बहुत पहले थी, वो जो अंकल टॉम्स कैबिन उन्होंने लिखा था, या फ्रांसिस हार्पर। तो टोनी मॉरिसन वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि टोनी मॉरिसन वो पहली ब्लैक वुमेन है जिसको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, लाइट इन अगस्त इज रिटन बाय स्टेनबेक या फिट्जजेराल्ड या फॉल्कनर, हेमिंगवे। तो ये जो है लाइट इन अगस्त ये फॉल्कनर के नावल हैं। उसकी जो और नावल है इंपॉर्टेंट नावल वो है साउंड एंड फ्यूरी, एब्सलॉम एब्सलॉम। तो विलियम फॉल्कनर इज द राइटर ऑफ लाइट इन अगस्त। क्वेश्चन नंबर 88, हु इज द नरेटर ऑफ फिट्जजेराल्ड नावल द ग्रेट गैट्सबी, जो कि पब्लिश हुआ था 1925 में। पहले भी हमने उसको डिस्कस किया। तो इसमें नरेटर कौन है इस नावल में, द ग्रेट गैट्सबी में? ये गेट्सबी खुद उसको नरेट करता है, जो कहानी है, जो बात है, या निक कैरावे या बुकेनन या विल्सन या डेजी। तो इसमें जो नरेटर हैं वो निक हैं। वो यहाँ इस नेबरहुड में आया है और वो इस गेट्सबी को देखता है। एक पार्टी में उनके साथ उसकी मुलाकात होती है। तो ये ग्रेट गेट्सबी का जो नरेटर है वो है निक। Question number 89, who is the central character in Hemingway's नावल द ओल्ड मैन एंड द सी? हेमिंगवे का इंपॉर्टेंट नावल ओल्ड मैन एंड द सी जो कि 1952 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? सेंटियागो या जेक? जेक उसमें है ही नहीं, क्योंकि जेक बार्नेस जो है ये हेमिंगवे का एक और नावल है द सन आल्सो राइजेस, वो उसमें है। मेनोलिन और मेनोलिन वो लड़का है जो सेंटियागो के साथ है। मार्लिन वो मछली है जिसको वो पकड़ता है, उनके साथ वो स्ट्रगल करता है। नन ऑफ दीज। तो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है? वो सेंटियागो है, क्योंकि पूरा जो नावल है या नावलेट आप उसको कहें, बहुत ही स्मॉल छोटा सा है। तो उसमें सारा फोकस जो है वो सेंटियागो और सेंटियागो का जो स्ट्रगल है उस पर ज्यादा है। तो इसलिए सेंटियागो इस में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
ये क्वेश्चन भी हेमिंगवे से रिलेटेड है। व्हेन डिड हेमिंगवे रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? हेमिंगवे को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था और ये द ओल्ड मैन एंड द सी के पब्लिकेशन के बाद उसको मिला था। तो वो पब्लिश हुआ था 1952 में और उसको जो नोबेल प्राइज मिला है वो 1954 में दिया गया था, 56 नहीं है। 1961 भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है हेमिंगवे के हवाले से, क्योंकि 1961 में उसने सुसाइड किया था, यानी उसकी डेथ भी हुई थी 1961 में। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि उसको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर कब दिया गया था, वो सी है 1954। तो ये हमारे मॉडर्न एज से रिलेटेड 30 MCQs थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिटरेरी टर्म्स के हवाले से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।